सर जय हिंद। कर्नल संजीत सिरोही सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जी, आवाज आ रही है सर मेरी अब तक? हाँ जी, आ रही है आवाज आपकी। ओके। कर्नल संजीत सिरोही सर, ऑपरेशन सिंदूर का 1 महीना पूरा हो चुका है सर। और जो चीज आज मेरे लिए समझना जरूरी है कि अब ये जो टेंशन है ये आगे किस तरफ बढ़ रही है। क्या दोनों देश एक बार फिर से नॉर्मल जो हालात हैं उस तरफ बढ़ रहे हैं, या एक बड़ी जंग की तैयारी आने वाले वक्त में आप देख रहे हैं कि दोनों तरफ से चल रही है? चंद एग्जाम्पल मैं उसके दे देना चाहता हूं, उसके बाद फिर मुझे लगता है कि मैं आपसे जवाब लूं। भारतीय सेना ने 4000 प्लस एंटी टैंक माइंस का ऑर्डर दिया है। दूसरी तरफ कल पाकिस्तान ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि उन्हें HQ-19 और एक अवाक्स जो चाइना की तरफ से और कुछ JF-31 जैसे फाइटर जेट मिल रहे हैं। दूसरी तरफ टर्की से भी उनको खबर आ रही है कि कुछ और आधुनिक ड्रोन मिले हैं जिनमें TV-2 और दूसरे ड्रोन शामिल हैं। तो दोनों देशों के रिलेशंस ऑपरेशन सिंदूर के लगभग 1 महीने बाद आप क्या देख रहे हैं, किस तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है? राजेश जी, ये बहुत आपका अहम सवाल है और मुझे लगता है कि ये सवाल सब की दिमाग में ये घूम रहा होगा कि अब आने वाला क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जो भारत ने जो न्यू नॉर्मल करा है उसको हमको थोड़ा डिटेल में समझने की जी जरूरत है। उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो की गई है वो ये की गई है कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो ये पहली चीज है। तो ओके। इसके लिए आगे कोई भी अगर आतंकी हमला होता है, और जो मेरे हिसाब से होगा जरूर, वो कभी रुकेगा नहीं। किस तरफ होगा इसका अंदाजा हम अभी नहीं लगा सकते। क्या पाकिस्तान अपने तरफ से करेगा, क्या बांग्लादेश को उकसाएगा कि बांग्लादेश की तरफ से हो, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना हो, पाकिस्तान का इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो। लेकिन ये दहशतगर्दी पाकिस्तान नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि पाकिस्तान का जो अस्तित्व है वो सिर्फ भारत के खिलाफ रहेगा तो पाकिस्तान की फौज का अस्तित्व है, नहीं तो पाकिस्तान की फौज की इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं है। और यही वजह है कि आसिफ मुनीर ने ये पूरा का पूरा खेल रचा, जिसकी वजह से उनको प्रमोशन मिल गया। हालांकि उनको डिमोशन होना चाहिए था, लेकिन उनको प्रमोशन मिल गया। तो ये एक एक न्यू नॉर्मल का पहली चीज है। दूसरी, जो न्यूक्लियर ब्लफ ये इतने दिन से चलाते आ रहे थे 1998 के बाद। 99 में कारगिल वॉर हुआ, हमने LOC को पार नहीं किया। हमने इसको एस्केलेट सिर्फ इस डर से नहीं किया कि कहीं पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब ना डाल दे। लेकिन ये जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए हैं, ये भी उन्होंने एक ब्लफ उनका निकाल दिया। नंबर तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट अहम चीज है वो ये है, पाकिस्तान का हमारे इस चीज करने से सबसे ज्यादा असर कहाँ पे हुआ है? सबसे ज्यादा असर हुआ है पानी का। अभी पानी का जो है, जो भारत ने स्पष्ट किया है कि पानी और खून इकट्ठा नहीं बह सकता, और इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। तो पाकिस्तान इसको भी एक्ट ऑफ वॉर समझ रहा है। तो अब ये देखना है कि भारत कितने दिन तक इस पानी को बंद रखता है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये देख लिया है कि वो इंटरनेशनल मंच पे इसको अगर रेस भी करेगा, और उसने कोशिश करी है वर्ल्ड बैंक में जाके इस मुद्दे को उठाने की, OIC में उठाने की, लेकिन किसी भी देश ने या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने उसके ऊपर उनको कोई खास जो है तवज्जो नहीं दी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में ये ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था ये खत्म नहीं हुआ, और ये खत्म होगा भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कुछ ना कुछ होगा जरूर। और आप जैसे देख रहे हैं कि तैयारी पूरी चल रही है, हथियार ले रहा है। J-35 उनको चाइना ऑफर कर रहा है, 40 J-35 आने से पूरा पर्सपेक्टिव जो है भारत इंडिया के रिलेशंस में चेंज होने वाला है। उसके बाद जैसा आपने बताया है, ड्रोन खरीद रहा है, चाइना उसको पूरी सपोर्ट करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका का रुख हमने देख लिया। अमेरिका ज्यादा अगर पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगा या भारत को नहीं करेगा तो न्यूट्रल रहेगा। अब सवाल जी ये है कि अब हमने, जैसे आपने बताया है, 4000 एंटी टैंक माइंस खरीदे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ हवाई हमले या हम नेवी के हमले से नहीं, हम जो है
पाकिस्तान के अगर जो है लैंड फोर्सेस या आर्मी अटैक करती है या हमको काउंटर अटैक करना पड़ता है, तो उसके लिए भी तैयारी दोनों तरफ से चल रही है। राजेश जी। जी सर, अब बस एक दो सवाल और हैं सर, जिसको मैं समझना चाहूंगा आपसे। पहला ये कि क्या हमने सांप को एक लाठी मारकर छोड़ दिया है? हमने सांप का फन नहीं कुचला, क्योंकि जिस प्रकार से 4 दिन में पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया था, अगर 4 दिन ये ऑपरेशन और जारी रहता तो जो झूठा जीत का जश्न भी जनरल मुल्ला मुनीर मना रहे हैं, शहबाज मना रहे, तो मुझे लगता है कि वो इस लायक भी नहीं रहते। और पहाड़ों में जहां से मैं आता हूं, वहां पर एक कहावत है कि सांप को या तो छेड़ो मत, छेड़ दिया तो फिर उसको छोड़ो मत। क्या यहाँ पर एक चूक हुई है? पूरी तरह से फन कुचला जा सकता था? राजेश जी, जब ये 10 तारीख को जब ये सीज फायर हुआ था तो मुझे भी बड़ा अचंभा हुआ था और मुझे बड़ा अफसोस हुआ था। और मैंने भी यही सोचा था जो आपने बताया है कि सांप को आपने छेड़ दिया या सांप को आपने थोड़ी सी चोट पहुंचा दी तो वो आपके ऊपर हमला जरूर करेगा। लेकिन उसके बाद जब हमने इसको डिटेल एनालिसिस किया, और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, जब इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस किया तो ये देखो, भारत एक रिस्पॉन्सिबल और एक मेच्योर स्टेट है, पाकिस्तान एक इररिस्पॉन्सिबल इमेच्योर स्टेट है। दोनों में फर्क समझना चाहिए कि हमारा क्या मकसद था। हम एक मैसेज देना चाहते थे पाकिस्तान को। हमने उरी अटैक में सर्जिकल स्ट्राइक करी, पाकिस्तान नहीं समझा। हमने बालाकोट किया, वो पाकिस्तान नहीं समझा, क्योंकि उसको ये लगा कि पीओके में या पीओजेके में स्ट्राइक करने से हमारे को कोई नहीं फर्क पड़ता, टेररिस्ट मरते हैं या वहां की पब्लिक मरती है तो मरने दो। लेकिन ये जो अब की बारी जो हमने अटैक पंजाब में किया है, मुरीद के में किया, भावलपुर में किया, उससे जो है एक तो सबक पाकिस्तान को मिल गया है कि अब जो है आप जब भी आप कोई इस तरीके से होगा तो आप बजाय इसके कि जो टेररिस्ट वहां पे रह रहे हैं, जो आपके हेडक्वार्टर्स है, जो आपके जो उनके लीडर हैं, जो उनको चलाते हैं, उसके ऊपर हमला आएगा। तो एक तो वो चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है, वो हमने अचीव कर लिया। दूसरा, हमने उनको ये मैसेज दे दिया कि हम जब चाहे जहां चाहे आपको मार सकते हैं। वो नंबर दूसरा हो गया। अभी तीसरी बात ये कि इंटरनेशनली हम अभी भी, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हमारी पाकिस्तान से कोई झगड़ा नहीं है, पाकिस्तान के अवाम से झगड़ा नहीं है। हमारा झगड़ा है सिर्फ दहशतगर्दी से, या जो दहशतगर्द है या उनको चलाने वाले उनके आका हैं, उनसे हमारी है। और उसमें हमने इस बारी बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि दहशतगर्दों में, और जो उनको चला रहे हैं, कोई उनको सपोर्ट कर रहा है, चाहे आईएसआई कर रही है, चाहे पाकिस्तान आर्मी कर रही है, हम उसमें फर्क नहीं देखेंगे। तो इसका मतलब मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि अब की बारी जो दहशतगर्दों के जो कैंप है, जो हेडक्वार्टर है, उनको किया है। अगली बारी रावलपिंडी में जीएचक्यू के ऊपर भी हमला हो सकता है। तो मेरे हिसाब से राजेश जी, हमने एक मैच्योर नेशन के हिसाब से बिहेव किया है, हमने एक रिस्पॉन्सिबल नेशन के हिसाब से किया है। एग्री करता हूं आपकी बातों से, लेकिन एक वॉर में सरप्राइज एलिमेंट बहुत अहम होता है। आपने पाकिस्तान को सरप्राइज कर दिया उसके तमाम एयर बेसिस पे अटैक करके। क्या ये जो वक्त अब मिला है पाकिस्तान को, इसमें उसने जो गलतियां की हैं उनको वो रेक्टिफाई नहीं करेगा और अपने इक्विपमेंट को वो और आधुनिक नहीं करेगा? क्या गारंटी है इस बात की कि आने वाले वक्त में भी इसी प्रकार से आप उसकी एयरफील्ड को इस लायक बना दें कि वो कोई भी एयर ऑपरेशन ना कर पाए? सर देखिए राजेश जी, अभी ये जो ऑपरेशन सिंदूर जो 3-4 दिन चला है, एक्चुअली तो दो, हमारी तरफ से तो 2 ही रात चला है। मैं उसमें ये बताऊं कि भारत ने अपना 10% भी पोटेंशियल शो नहीं किया है। हमारी जो है नेवी, जो हमारा सबसे तीनों आर्म्स में, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में, तीनों सर्विसेज में जो सबसे हमारा जो स्ट्रांग पॉइंट है, और जहां पे पाकिस्तान के साथ हमारी तुलना ही नहीं की जा सकती, उनकी नेवी हमारे 10% भी नहीं है। तो हमारी नेवी, जो आप सरप्राइज एलिमेंट का काम कर रहे हैं, अभी हमारी जो नेवी है, नेवी को कोई सरप्राइज दिखाने की जरूरत नहीं। नेवी तो जब चाहे जहां चाहे मार सकती है। तो इसलिए हमने अपने अभी तक, मैं बताया ना, 10% पोटेंशियल को भी इस्तेमाल नहीं किया है। जिस दिन भारत 100% पोटेंशियल अपना इस्तेमाल करेगा, तो जो आप कह रहे हो कि सांप का कुचलना, उस दिन वो सांप बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा।
वो जो है हम अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम भी, अगर वो तैयारी कर रहा है तो हम भी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी तो वो 22 अप्रैल के बाद भी कर रहा था, उसको 15 दिन मिले थे जो आप बोल रहे हो सरप्राइज का, तो उसको पता था भारत करेगा, लेकिन उसके पता होने के बावजूद भी भारत ने वो कर दिखाया जो कभी वो सोच नहीं सकता था। इसी तरीके से मैं आपको कह रहा हूं, अगली बारी अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 हुआ तो उसमें भी भारत वही कहेगा कि पाकिस्तान जो है फिर पकड़ा जाएगा। पाकिस्तान की इतनी काबिलियत, इनका दिमाग नहीं है, इतनी इंटेलिजेंस नहीं है जो वो कर सके। वो तो एक मर्सनरी है, एक प्रॉक्सी है, जो चाइना ने उसको प्रॉक्सी बना रखा। पाकिस्तान आर्मी अगर इतनी फन्ने-खा होती तो 1948 से लेके और 1999 तक आपने देखा है कोई भी लड़ाई हुई पाकिस्तान को आखिर में हार ही झेलनी पड़ी, चाहे सरप्राइज एलिमेंट था या नहीं था। राजेश जी। जी, बस मेरा आखिरी सवाल है, जो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल इस पूरी चर्चा का। रूस यूक्रेन जंग हो, इजराइल हमास की जंग हो, हमने देखा है कि ये जंग दो देशों की जंग नहीं होती है। पूरी दुनिया जो है लामबंद हो जाती है एक दूसरे देशों के पीछे। इस वक्त जिस पाकिस्तान के पीछे हम टर्की, अजरबैजान और चाइना और कुछ हद तक अमेरिका को लामबंद देख रहे हैं। इस लिहाज से भारत को आप कहां पर देखते हैं? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुलकर किसी भी बड़े देश का, छोटे देश का, हमारे नेबर्स का हमारे साथ खड़ा नहीं होना, क्या एक संकेत नहीं है कि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उनको बहुत ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है अगले 5 से 6 महीनों के अंदर? सर बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजेश जी, पर इसमें हमको ये समझना चाहिए। देखिए, पहले आज से 20, 25, 30 साल पहले असूलों की लड़ाई होती थी। हर देश का अपना एक जी, असूल होता था, प्रिंसिपल होता था, जिसके बेस पे वो जो है किसी को सपोर्ट करता था या नहीं सपोर्ट करता था। आजकल जो है हर देश अपने निजी स्वार्थ के लिए सपोर्ट करता है या नहीं सपोर्ट करता है। अगर आप इस पूरे जो है ऑपरेशन सिंदूर को समझिए, इस ऑपरेशन सिंदूर ने 4 दिन में वो सिखा दिया है जो कि पहले जो 4 लड़ाइयां हुई हैं उसमें हम नहीं सीखे। अब डिप्लोमेटिकली देख लिए कि हम जो है हमला कर रहे हैं, टेररिस्टों को बता रहे हैं, हम सबूत दे रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी के जनरल जो है दहशतगर्दों के जनाजे पे खड़े हुए हैं, वहां पे उनके बिहाफ पे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ मिनिस्टर पंजाब के बिहाफ पे रीथ लेइंग की जा रही है, और उसके बाद भी 9 तारीख को जो है IMF पाकिस्तान को लोन दे देता है। बिल्कुल। उसी तरीके से आप देखेंगे कि तुर्की जो है पाकिस्तान को मदद कर रहा है। अब चाइना मदद कर रहा है, वो समझा जा सकता है, तुर्की ने मदद करी वो भी समझा जा सकता है, अजरबैजान ने करी वो भी समझा जा सकता है। लेकिन अमेरिका को जो दो इस बारी जो रुख रहा है, जहां पे उसने पाकिस्तान और भारत को एक ही कैटेगरी में खड़ा कर दिया, बिल्कुल, जबकि भारत और पाकिस्तान की हर चीज में कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो ये अमेरिका के लिए हमको बिल्कुल सतर्क रहना है, हमको अपने दिमाग में बिठाना है कि अमेरिका हमारी कभी भी मदद नहीं करेगा, बल्कि अब अमेरिका हमको अपना एक प्रतिद्वंदी समझने लगा है। वो हमको पार्टनर नहीं समझता, वो अब हमको एक कॉम्पिटिटर समझने लगा है, जैसे वो चाइना को समझता था। और आज चाइना उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। उनको ये डर है कि भारत भी अगर हमारे से आगे निकल गया, और भारत और चाइना और रशिया जैसे कि रशिया ने अभी कुछ हफ्ता दिन पहले कहा था कि रशिया, इंडिया और चाइना को मिल जाना चाहिए। अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो अमेरिका के लिए और वेस्टर्न यूरोप के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। तो इसमें हमारे डिप्लोमेट्स को बिल्कुल, मोदी जी लेकिन यहाँ पे जरूरी होगा कि चाइना को अपनी सोच बदलनी होगी। चाइना की मुझे लगता है कि चाइना एक बड़ा अहम फैक्टर है जिसकी वजह से भारत पाकिस्तान के रिलेशंस भी खराब हैं, भारत चाइना के रिलेशंस भी खराब हैं, और साउथ एशिया में ये जो टकराव बना हुआ है इसमें चाइना की एक बड़ी अहम भूमिका है। लेकिन लेट्स सी, आपने 2-3 बातें बड़ी अच्छी कही सर, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बस जाते-जाते बस इतना ऐड करना चाहूंगा कि जरूरी है कि आने वाले बजट में डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट पे ज्यादा बजट दिया जाए, ताकि अब कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा तो कम से कम आत्मनिर्भर भारत के तहत हम और अच्छे हथियार बना सकें। इसके लिए जरूरी होगा कि पैसा दिया जाए। शुक्रिया कर्नल संजीव, आप आए और इन तमाम सवालों की इतनी गहनता से आपने जवाब दिए। थैंक यू सर इसके लिए। जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश जी, थैंक यू वेरी मच।